सायरा बानो साहिबा, इलेक्शन नताइज पर नून लीग के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। आसिफ किरमानी साहब मेरे शो पे थे कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा जिसका मैंडेट है उसको मिलना चाहिए और अगर नहीं मिल रहा तो ये गलत है। क्या आपके ख्याल से कोई प्रेशर पड़ेगा, हम कोई इन्वेस्टिगेशन देखेंगे इस इलेक्शन के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पढ़ना तो चाहिए, आपने इन सब का बताया, लेकिन डॉक्टर निसार चीमा साहब थे, उनका भी आपने बयान सुना होगा कि जब उनको सीट के लिए कहा तो उन्होंने कहा मैं अपनी ज़मीर पर ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं चुराए हुए मैंडेट के साथ 5 साल इस असेंबली में आवाम का और अपने साथियों का सामना कैसे करूंगा। तो ये तो वही बात है, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ लोग अक्सर करते नहीं है कि जब आपने देखा होगा कि हम मिसाल तो देते हैं मगरबी ममालिक की कि ट्रेन में हादसा हो तो कहा कि वजीर जो उस वक्त का वजीर है उसको उस मिनिस्ट्री उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। यहाँ कराची में पुल गिरे या बाकी कुछ हुआ, लेकिन ऐसा हम लोगों का वो कहते हैं ना कि परवरिश हुई नहीं बहुत से लोगों की कि वो इस चीज को जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले। होना तो यही चाहिए था जो शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा था कि अगर कोई बात होती है, शक व शुबा होता तो इंसान कहता है कि ठीक है, लेकिन मसला ये है कि अब आपको भी पता है कि यहाँ पर इलेक्शन कैसे हुए और इस पर तो इतने सवालात तो उठाए गए हैं। आप बाकी पार्टीज को भी देख लें कि सब अभी इलेक्शन ये रमजान के बाद से वापिस से एहतजाज और जलसे जुलूस के मोड में आ जाएंगे कि हम इस इलेक्शन को नहीं मान रहे। आपने एक एमक्यूएम की ऑडियो लीक्स भी सुनी होगी कि जिसमें 2 लोगों की, गवर्नर साहब की थी और मुस्तफा कमाल साहब की, जो एक दूसरे पर इल्जाम कर रहे थे कि अगर हमारा मैंडेट 100% जाली है तो 200% है। कोई और मुल्क होता तो शायद इसके ऊपर पूरी एक ये पूरी पार्टीज ही सैक हुई भी होती और दोबारा से इस इलेक्शन का हुआ होता, लेकिन यहाँ पर कुछ होता नहीं है। यहाँ पर जो ऑडियो लीक्स होती हैं, वीडियो लीक्स होती हैं, जमीर का जागना सुलाना ये टाइमिंग के हिसाब से होता है और अपने मुखालिफ को दबाने के लिए होता है। तो अब तो इन चीजों के इतने यूज टू हो चुके हैं और इतना अफसोस होता है ये सब चीजें देख के कि आपको क्या कहूँ मैं। राइट, सो ज्यादा होप आपको नहीं है कि कुछ इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी। पीटीआई के अंदर क्या हो रहा है? एक तरफ तो हमने कहा कि न्यूज़ आई आजम सवाती मुराद सईद को सेनेट इलेक्शन की इजाज़त पेशावर हाई कोर्ट से मिल गई है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कोर कमेटी के इजलास में तल्ख कलामी हुई मरवत साहब के हवाले से। ये बड़े अरसे से मरवत साहब के हवाले से ओपनली भी बातें की जा रही हैं और उसके अलावा साथ साथ पंजाब से भी कोई अच्छी खबर नहीं है पीटीआई के लिए। अतार साहब ने बताया, वो देखिए। So, शौकत यूसुफ ज़ई साहब, थैंक यू सो मच बीइंग ऑन द प्रोग्राम। कोर कमेटी के इजलास में क्या हुआ एग्जैक्टली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये जो डिसइंफॉर्मेशन मिनिस्टर है ना, इससे कहो अपनी पार्टी की फिक्र करें। पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ वो नहीं टूट सकी, अल्हम्दुलिल्लाह इतने मुश्किल हालात से हम गुजरे हैं। कोई पीटीआई को नहीं तोड़ सका तो अब ये पार्टी नहीं टूट सकती अल्हम्दुलिल्लाह। ये इससे कहें कि अपनी जो तजावीज़ अपने पास रखें, क्योंकि जो जाली मैंडेट के साथ इन्होंने हुकूमत बनाई है इसको किसी और से खतरा नहीं है, इसको अंदरूनी खतरा है। अब जो महंगाई आने वाली है इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो आवाम निकले या ना निकले इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टियों की बात कर रहा हूँ, पार्टियां निकले या ना निकले, आवाम निकले, ये जो दो है ना ये इतना इन पे भारी पड़ेगा कि ये मियां साहब जो है वो तो खुद अभी वो तो चले जाएंगे ना, वो तो वापस आना उनका मुश्किल ही लग रहा है मुझे। जो छोटे मियाँ हैं वो अपनी खैर मनाएं। और लेकिन नहीं, वो तो ज़रा सियासी बात हो गई। आप उनको कह रहे हैं वो खैर मनाएं, वो आपको कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि केपी में फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। देखिए फरिया, हमसे ये क्या ले लेंगे? हमसे मैंडेट छीनना था, छीन लिया। हुकूमत बनानी थी, इन्होंने बना ली। अब ये हुकूमत चलाएंगे कैसे? ये अवाम को कैसे एतमाद मिलेंगे? आप बताएं मुझे। जो इस वक्त 155% जो गैस अभी महंगी हो रही है और 600% पहले से महंगी है, तो ये आवाम को तो एतमाद में लेना होगा ना। बट शौकत साहब, ये तो शेर अफजल मरवत ने कहा कि पंजाब में 30 से 40 मेंबरान को तोड़ लिया गया है, ये तो उनकी इंफॉर्मेशन है। देखिए, ये कोशिश तो हो रही है कि पीटीआई के मेंबरान को तोड़ा जाए, कोशिश हो रही है। उन्होंने इस कोशिश के हवाले से बात की है। बाकी शेर अफजल मरवत क्योंकि पार्टी में नए हैं और वो अक्सर औकात डिसिप्लिन से आउट जाते हैं, तो उनकी तो मैं बात नहीं करता। लेकिन ये कि आपने खुद ही कह दिया नए हैं, यकीनन नए हैं, लेकिन आजकल ज्यादा पावरफुल नहीं है वो। क्योंकि वो इमरान खान के साथ तो नहीं रहे हैं ना। वो इमरान खान तो जेल में है जब वो लीडर बन गए,
तो जाहिर है उन्होंने वो डिसिप्लिन तो नहीं देखा है, लेकिन ये कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इस बात को हम ऐसे भी तो कह सकते हैं शौकत साहब कि जब सब साथ छोड़ गए तो वो खड़े रहे या आ गए। कोई शक नहीं, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं कि शेर अफजल मरवत एक लीडर है, मेरा क्लास फेलो है, मेरा दोस्त है। फिर तो आप तो अच्छी तरीके से जानते हो, जरा बताएं ये कहाँ से आए हैं पीटीआई में? देखिए ये जर्नलिज्म में हम साथ थे, दोनों क्लास फेलो हैं। ये और जर्नलिस्ट बड़ा है? दबंग, जी जर्नलिस्ट है, और ये बड़ा दबंग किस्म का जर्नलिस्ट रहा है। लेकिन ये कि जाहिर है पार्टी के अंदर रहकर फिर डिसिप्लिन को भी देखना पड़ता है, पार्टी की अपनी मजबूरियां होती हैं। तो मैं अक्सर जब उनसे मिलता हूं तो मैं यही कहता रहता हूं, क्योंकि वो है जज्बाती, वो है, उनके अंदर कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। वो हर वक्त कहता है मैं जिंदगी को हथेली पे लेके फिरता हूं, तो वो बात उनकी अपनी जगह। लेकिन चूंकि इस वक्त पार्टी की भी बात है, इमरान खान जेल में है, तो हम अक्सर कोर कमेटी में तो बड़ी उनके खिलाफ शिकायत होती हैं। आज भी सवाल पूछा गया उनसे कि आपके पास खबर कहाँ से आई? देखिए शेर अफजल मरवत पे कोई और इल्जाम तो है नहीं कोर कमेटी में। अगर कोई उससे जेलस है तो अलग बात है, लेकिन ये बात है कि वो एक निडर है और वो हर वक्त पार्टी के लिए आगे आने के लिए तैयार है। लेकिन मेरा मशवरा उनको ये है कि वो थोड़ा सा अपने ऊपर काबू रखें, जज्बात के ऊपर भी काबू रखें, क्योंकि सियासत के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो सबको साथ लेकर चलना होता है। इस वक्त मुश्किल ये है कि लीडर जेल में, अगर हम एक दूसरे को इल्जाम तराशियों में उलझाएंगे तो फिर पार्टी चलना मुश्किल हो जाएगा, सबको साथ लेकर चलना होगा। तो फिर तो ठीक कह रहे हैं तो तारड़ साहब, यही तो वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के अंदर मसले आ रहे हैं, आपस में लड़ाइयां आ रही हैं, यही तो वो कह रहे हैं। मसले नहीं है, तारड़ साहब के मसले कुछ और है, हमारे मसले कुछ और है। तारड़ साहब के जो है ना, वो तो सारे देखे वो दूध के मजनून है, जो जिनको कुछ नहीं मिला तो वो उनके खिलाफ। सारा बानो कुछ ऐड करना चाहिए, सारा जल्दी से ऐड कर ले, मुझे फिर ब्रेक पे जाना है। हाँ जी, नहीं वो तारड़ साहब की बात मैं कर रही हूँ कि वो दूसरी पार्टी पे और किसी प्रोग्राम में उन्होंने हम लोगों की तरफ भी इशारा किया था। तो अपनी पार्टी के ये जो फेस थे, जिनको हम बचपन से देखते हुए आए हैं, शायद खाकान अब्बासी हो गए और जावेद लतीफ साहब हो गए, राना सनाउल्लाह साहब हो गए, और अभी जो हनीफ अब्बासी साहब ने ख्वाजा आसिफ पर भी उंगली उठाई। फिर उसके बाद शेख रोहेल असगर जो लाहौर में एक नाम था, किस तरीके से उनको उन्होंने मना किया जब अपनी सीट देने से, तो कैसे हराया गया। तो हर बंदा अपनी पार्टी को देखे तो ज्यादा अच्छी बात है। आपको लग रहा है शेख रोहेल को हराया गया, वो जेन्युइनली नहीं हारे? ये मैं भी यही मशवरा दे रहा हूं ना कि आप पार्टी पे नजर रखिए। उनको हराया गया है क्योंकि उनके तो वो बहुत साल से उनके वोट, जिस तरीके से वो अपनी जो उस हलके में उनका नाम है और जिस तरीके से वो घुल मिल जाते हैं लोगों में, आंखें बंद करके वोट उनका है। और जिस तरीके से एक बंदे को पीटीआई का नाम लेके वहां से वो उन्होंने जवाब दे दिया था, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मुझे सीट नहीं मिली तो मैं आजाद खड़ा होऊंगा। तो उनके सामने मिफ्ता इस्माइल साहब देखे, जुबैर साहब देख लें, जो उनके लिए इतनी अपने ऊपर मलामत भी ली और गेट नंबर 4 तक का भी गए और सारा कुछ गए। आज इन सब ने उन जो रहनुमाओं को सब साइड पे करके, और खुदा जाने अभी किस तरीके से सारा कुछ हो गया। इनमें भी ये इसके पर आप जरूर कमेंट कीजिएगा बिलाल साहब, द इंटरनल मैटर्स ऑफ योर पार्टी। तो सारा बानो साहबा कितने एम्पावर्ड हैं प्राइम मिनिस्टर? अभी आपने सुना बिलाल कियानी साहब कह रहे हैं कि हर डिसीजन उनका अपना है, उनका है और नवाज शरीफ साहब का है। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। ये पिछले 16 माह में जो हुकूमत वहां पास से देख कर आए थे, और उसके बाद जो एक इतना के मुस्तनद जराए से खबरें मिलती रहती हैं, तो उससे तो वो बिल्कुल भी नहीं। कि देखिए मतलब आई एम सॉरी, मुल्क के वज़ीर आज़म है लेकिन फैसला करने की भी कुव्वत नहीं है। और ये बात तो लिखी भी थी कि जो अगला वज़ीर आज़म इत्तेहादी हुकूमत का बनेगा, अगर कुछ ऐसा बना कि पीपल्स पार्टी और नून लीग, तो शहबाज शरीफ साहब का लिखा हुआ था कि वही वो होंगे। अब मुझे नहीं पता, आपने शायद खाकान अब्बासी साहब का भी सुना होगा कि अगर वो कहते हैं कि मेरी मतलब सुनी जाती तो मैं बड़े मियाँ साहब को यहाँ पर आने से भी मना कर देता कि यहाँ पर आकर कुछ नहीं, आपने इतने बड़े ज़ाहिर 3 दफा के वजीर आजम रहे हैं, लेकिन बाकी इनके हाथ में कुछ नहीं है। यहाँ पर तो आप सोचिए कि उनके जो सिंध के प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने आगे खुलेआम उनका साथ भी दिया और उसके बाद सारा कुछ हुआ, बशीर मेमन साहब का तो उसके बाद से कोई नाम भी नहीं सुना। मतलब वो पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं कि उनको अगर किसी ओहदे से नवाजा जाए या ना नवाजा जाए, आप समझ रही हैं। और अभी जो IMF की जो किस्त आई है, वो 2 बड़े मंसूबों पर खर्च होगी कि एक जो मईशत का थोड़ा सा वो करने के लिए, और बाकी जितने भी हैं 7 समथिंग, मैं बताती हूँ आपको कि $7 करोड़ 80 लाख जो डिजिटल इकोनॉमी पे खर्च होंगे, और दूसरे जो होंगे
अल्लाह माफ कर दे, 7 करोड़ 17 लाख डॉलर सिंध में इस्तेमाल होंगे, सिंध के बैराजों पे इस्तेमाल होंगे, जो यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट वो भल सफाई के पैसे खा गई, हर चीज, मतलब वो भले वो क्या कहते हैं बेनिफिट इनकम सपोर्ट के ये पैसे वर्ल्ड हो, बैंक जो सैलाब की इमदाद मिली हो। तो इसमें आपका क्या ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब का ये इन्होंने खुशी से वो दिया होगा? आप राना या साहब वर्ल्ड बैंक की इमदाद के बारे में बात करिए ना, तो अगर सिंध को आ रही है जी। तो व्हाई आर यू ऑब्जेक्टिंग टू दैट? देखिए सिंध गवर्नमेंट, एक हम तो उसको, हम हमारी पार्टी तो इस इलेक्शन को मान ही नहीं रही कि जो सिंध में जिस किस्म का धांधला वो ट्रे में रख कर दी गई है। यहाँ पर अगर इसी लोगों को आपने, हमारे और आपके पैसे हैं ना, इसको कर्जा तो आपको और मेरा है ना, हमने वापस करना है, अवाम पे बोझ पड़ेगा। तो क्या अवाम से राय ली कि क्या इस टीम को ये पैसे देकर यहाँ पर सिंध की तरक्की हो सकती है? तो शहबाज शरीफ साहब ने इसमें क्या किया? आई एम सॉरी, मतलब ये तो एक ऐसे पीएम भी अपनी मर्जी से नहीं रखा जा सकता। इवन मैंने तो सुना है कि जो कमेटियों में जो मेंबर्स के नाम है उनकी भी इतनी मर्जी नहीं है कि वो वहां पर, आप और ऐसे ये मैं पीएम तो पहले नहीं भी है अभी, यू कुड बी ऐसे पीएम, वो कह रही है मर्जी से नहीं रख सकते।